चलिए, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। किरचॉफ्स है ये, किरचॉफ्स, इसने कुछ लॉज दिए हैं आपको। किरचॉफ्स नेम है साइंटिस्ट का, ठीक है। इज नॉट एप्लीकेबल टू द सर्किट। ऐसे तो केसीएल केवीएल हर जगह ही लगता है, तो कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कहते हैं कि सर्किट थ्योरी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को केसीएल केवीएल के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं जहां पर केसीएल केवीएल फेल हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, कि केसीएल केवीएल ही फेल हो गए, तो केसीएल केवीएल को कहां पर नहीं लगाया जा सकता, कहां पर नहीं लगाया जा सकता, इस चीज को समझे आप स्टूडेंट। मैंने कुछ 9 से 10 लेक्चर अभी लेटेस्ट दिए हैं, जिसमें मैंने बहुत ज्यादा बेसिक चीजें भी बताई हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम में न्यूट्रल वायर वगैरह क्या होती है, यूटिलाइजेशन भी कराया हर तरीके से। इस बैच में मैंने बेसिक में जाके, मॉडरेट में लेवल में जाके, और टफ लेवल में जाके भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, राइट। अब एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूं कि अब तक आपने कितना सीखा, और क्या जो आपने अब तक किया उसको एनालाइज करो कि आपने वो चीजें रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, स्टूडेंट याद रखना, केसीएल केवीएल दो लॉ है हमारे, इनको दोनों को कंबाइन में के लॉज कहते हैं। ये पैसिव एलिमेंट पे एप्लीकेबल तो होता है, लंप नहीं है, लंपड है, ये लंपड, लंपड पे एप्लीकेबल होता है डेफिनेटली। नो लीनियर, एक ऐसा सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जैसे ट्रांसमिशन लाइन है, वहां पर आप इंपेडेंस किसी पॉइंट पर बता ही नहीं सकते, तो वी कैन नॉट अप्लाई, या केसीएल केवीएल फेल हो जाता है कहां पर, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किट एलिमेंट होते हैं। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है ना डिस्ट्रीब्यूटेड का, वो होता है लंप्ड। लंप्ड ये लिखा है LUMPED, ये सेकंड बी ऑप्शन में लिखा है। लंप्ड का मतलब होता है ऐसा सर्किट जिसमें काउंट कर सके कितने सर्किट एलिमेंट हो, ठीक है। तो आई होप आप इसको आंसर समझ गए होंगे, सी इसका आंसर। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ क्रीपिंग, क्या होगा, क्रीपिंग। विच इज द मेन कॉज, कुछ मेजरमेंट करवाई थी, मेजरमेंट में कुछ चीजें ऐसे हो सकती हैं जो आप नहीं आएंगे इसमें। विच इज द मेन कॉज ऑफ क्रीपिंग, कितना का एरर होता है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बताया था। इसका एक रीजन है फ्रिक्शन कंपनसेशन, याद रखना क्या है, फ्रिक्शन कंपनसेशन। ये थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है, एक सब्जेक्ट होता है लीनियर कंट्रोल सिस्टम, उससे थोड़ा सा रिलेट कर दिया। इसमें डैम्प्ड सिस्टम होते हैं, अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड। तो अभी इसका आंसर याद रखें, फ्रिक्शन कंपनसेशन सिस्टम इज द मेन कॉज फॉर द क्रीपिंग टाइप ऑफ एरर, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को आप इस इंस्टेंट पे छोड़ सकते हैं, राइट, ठीक है। पर याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है नेटवर्क फंक्शन, क्या, नेटवर्क फंक्शन। तो नेक्स्ट वीक में मैं चैप्टर करवाऊंगा आपको, इसमें नेटवर्क फंक्शन की बात होगी, जहां आर आर होगा, एल एल एस बन जाएगा, और सी 1/CS बन जाएगा, राइट, सीरीज सर्किट के केस में जनरली। और पैरेलल में 1/R 1/LS और CS बन जाएगा, और एस होता है J ओमेगा, फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसको करेंगे डिस्कस, अभी क्लास में नहीं हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया होगा, ठीक है। ए मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट गिव फुल स्पीड रिफ्लेक्शन 100 मिली एम्पियर, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है इसके क्रॉस 50 मिली वोल्ट का। आपको संट रेजिस्टेंस निकालना है जो रीड करे अप टू 100 एम्पियर। तो बहुत बार प्रैक्टिस करवाए थे आपको कि वोल्ट मीटर के साथ जब उसकी रेंज बढ़ानी है तो आर सीरीज में आएगा, एमीटर के साथ पैरेलल में आएगा। और एक कंसेप्ट कराया था, आप प्रीवियस क्लासेस में जाके देखें, रेंज बढ़ाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डिटेल में। क्योंकि अब जिस क्वेश्चन को करूंगा मैं सर्किट थ्योरी से करूंगा, अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो आई विल प्रोवाइड यू फॉर्मूला, राइट। इसका ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 4 का उसी फॉर्मूले से ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 जो क्लास में करवाया था,
इसका आंसर जो बन रहा है, अगर सोल्व नहीं किया ना भाई तो फिर नेक्स्ट क्लास में बता देना, मैं इसको बोर्ड पे सोल्व करा दूंगा, ठीक है। मेजरमेंट, आरएसएच की वैल्यू निकालनी है, सेंटर रेजिस्टेंस किसके अंदर, मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, मैं आंसर दे दिया इसका, डी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 किलोवाट का एक हीटर है, 220 वोल्ट पे सप्लाई दी गई है, तो आप मुझे बताइए करंट कितना लेगा। पावर है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट होता है 1000 वाट, 1000 वाट वोल्टेज है ये, आपको करंट बताना है कितना लेगा। कैन यू सोल्व द क्वेश्चन, सिंपल है भाई, P इक्वल टू वी आई यूज कर लो, I इज इक्वल टू पी बाई वी कर लेना, अरे कर लोगे। P कितना है, 1000 वाट है ना, किलोवाट को 1000 वाट कहते हैं, और यहाँ डिवाइड बाई वोल्टेज कर दो 220, तो 100/20 आ जाएगा, 100/22। तो आई होप आप इसका आंसर कर सकते हैं, कितना आ रहा है भाई, 100/22, ए ऑप्शन आ रहा है, कितना आ रहा है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन इस टाइम मैं कर रहा हूं एसएससी और पीएसपीसीएल जेई एग्जाम के लिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी और जेई एग्जाम्स के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। अभी अब 1-2 दिन पहले हमने आज 6 तारीख ना, 4-5-6 को पेपर हुआ एसएससी का, आप पेपर उठा के देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनमें से 5 और 6 में से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, अभी पीएसपीसीएल जेई होगा उसमें भी आएगा, तो इसको तो अच्छे से कर लो। इस वेव फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन कराए, पीक वैल्यू ऑफ एसी वेव फॉर्म क्या है, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू कई बार बताया है कि ये जो साइन के साथ वैल्यू लिखी होती है यही पीक वैल्यू होती है, तो आंसर हो जाएगा 1.5, 1.5। आई होप, इसको वी पीक बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, तो क्या एक बार थोड़ा सा इंक्रीज करूं तो ये पीक वैल्यू होती है, क्या होती है, पीक वैल्यू, अरे समझ रहे हो। अच्छा ओमेगा कितना होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है ओमेगा कितना होगा, ओमेगा, ये जो साइन के साथ लिखा होता है ये ओमेगा होता है भाई 60, ओमेगा की वैल्यू पूछेगा आपसे पीएसपीसीएल जेई एग्जाम या एसएससी का कोई एग्जाम हो रहा होगा हरियाणा पंजाब गवर्नमेंट का, तो ओमेगा की वैल्यू रेगुलरली पूछ लेता है ये कितनी है, तो ओमेगा यहाँ से साइन के साथ वैल्यू जो लिखी है वो 60 है। क्या यहाँ आपसे आप एफ निकाल पाओगे, निकाल लेना, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, ओमेगा यहाँ रख लेना 60, 2 पाई की वैल्यू यूज कर लेना, पाई कितना होता है 3.14, एफ यहाँ इस पूरी वैल्यू को उठा के इसके नीचे कर देना, आपको यहाँ से एफ भी आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी होती है पेपर में, कौन सी वैल्यू निकालनी होती है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जस्ट वेट, वापस टेस्ट पे आते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छिपा हुआ है, इसी से पीक वैल्यू, इसी से आरएमएस वैल्यू, इसी से ओमेगा, इसी क्वेश्चन से एफ, इसी से आपको मल्टीपल चीजें पूछी जा सकती है, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, जो कई बार आपके साथ डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से विच ऑफ द, ये जो नीचे लिखा पड़ा है ना, जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट, ट्राइक, स्टूडेंट ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और आप एक काम करना, आज घर जाके जब आपकी क्लास बंद हो जाएगी, जीटीओ की फुल फॉर्म, बीजेटी की फुल फॉर्म बताइए, जीटीओ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैंने बैच में नहीं करवाया, ठीक है, मॉसफेट और बीजेटी दोनों आपको फुल फॉर्म बताइए, ट्रायक और जीटीओ की फुल फॉर्म चेक करना भाई, इतना काम आप कर सकते हो अभी, ठीक है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इतना तो पेपर में आ ही सकता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, जो आजकल आप फैन यूज कर रहे हो ना, पहले रेगुलेटर बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, आज जो छोटे छोटे डायरेक्ट ट्राइक आ गए हैं, क्योंकि पावर लॉस इनके नेग्लिजिबल है। तो इनमें से ये पूछा है विच वन रिवर्स कंडक्टिंग थायरेस्टर प्रोसेस बाई डायरेक्शनल करंट कैपेबिलिटी। अब इसका मतलब समझो,
स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो, इनमें से कौन सा डिवाइस बाई डायरेक्शनल करंट की कैपेसिटी को अलाउ करता है। एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के डिवाइस होते हैं, खासकर डायोड, बीजेटी, जेफेट, मोसफेट, एससीआर, ये सब यूनिडायरेक्शनल होते हैं। मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब यहाँ दो वर्ड यूज हुए हैं, एक बाई डायरेक्शनल, तो ऑप्शन में लिखा, क्वेश्चन में लिखा है देखो बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब करंट कैसे भी फ्लो हो सकता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लेकिन जो ये बीजेटी डायोड वगैरह होते हैं, इनमें एक डायरेक्शन में करंट चलता है। तो ये सारे के सारे यूनि डायरेक्शनल हैं, यूनि मतलब सिंगल। लेकिन एक डिवाइस यहां पर ऑप्शन में देखो, बीजेटी मोसफेट तो यूनि डायरेक्शनल है, कंफर्म है। आपको इलेक्ट्रिकल के साथ मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई है, मोसफेट जेफेट वगैरह। तो बीजेटी के साथ मोसफेट तो याद रखना यूनि डायरेक्शनल है। ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दो डिवाइस लिखे हैं यहाँ पर, एक इसमें बाई डायरेक्शनल है और वो है ट्राइक। क्या है? ट्राइक। तो आप आज जीटीओ, बीजेटी, मॉसफेट, ट्राइक की फुल फॉर्म देखेंगे और अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं थ्योरी तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए हर चीज की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कहां तक हो गए? 7 तक हो गए, 8। स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट से चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप कम्युनिटी में लेक्चर देख रहे हैं आप, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से देख रहा है। कितनी बार बताया है कि डायोड का बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन होता है रेक्टिफायर के अंदर। ये क्या कन्वर्ट करता है? क्या ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है? क्या ये डीसी को एसी में? ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में एसी को वेरिएबल डीसी में, या फिर नन ऑफ दीज। आई होप आप सब जानते हैं। अगर वैसे तो मैंने बताया था रेक्टिफायर कैन कन्वर्ट एसी इनटू पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि रेक्टिफायर इस एसी को, अगर फुल वेव रेक्टिफायर है तो जो आउटपुट आती है वो ये वाली होती है, नॉट प्योर डीसी नहीं मिलती हमें। तो ये वाली आउटपुट रेक्टिफायर की आउटपुट होती है, इसको पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन क्योंकि ऑप्शन में पल्सेटिंग डीसी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी ऑप्शन हम छोड़ देंगे। पहले ऑप्शन में लिखा एसी वोल्टेज इंटू फिक्स डीसी वोल्टेज, ए ही ठीक बन जाएगा। आपने डिसीजन ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन लेना है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट नेक्स्ट देख लीजिए, सिलिकॉन हैज एटॉमिक नंबर। अच्छा याद रखना भाई, सब याद कर लो, सिलिकॉन का ना एटॉमिक नंबर 14 होता है, याद रखना। एक काम करना, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर अभी बता दो मुझे, गूगल से सर्च करके, आई थिंक 32 होता है। दो सेमीकंडक्टर का आपका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का, क्योंकि एक्चुअल में सेमीकंडक्टर मटेरियल यही है, दोनों नेचुरल। तो सिलिकॉन का तो 14 होता है, मैं बता रहा हूँ। आपको यह बताना है कि जर्मेनियम का कितना होता है। ठीक है, समझ में आया? ये बीच में ऑप्शन में आप लिख देना, ठीक है। आई होप आप ये इतना इतना कोऑपरेट मुझे करेंगे, हेल्प करेंगे अपने आप की और मेरी भी, कि मुझे वो डाटा फैक्ट ना निकालना पड़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। एक मेच्योरिटी दिखानी है अभी आपने, ठीक है, हर पॉइंट पे मेच्योरिटी दिखानी है कि अब बिल्कुल एक लेवल आ गया है हम लोगों का, कि अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कुछ भी चीज रिकॉल नहीं करेंगे। ठीक है, कि कुछ फैक्ट है, फैक्ट अगर कहीं से भूल गए तो उसको देखें और तुरंत उस क्वेश्चन को करें और आगे बढ़े। हमारा टारगेट ये रहेगा आने वाले टाइम में, अभी 50 100 क्वेश्चन हमने एक दिन में प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो ये फॉर्मूला चलता है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ठीक है, 1 2, पहली में 2 होंगे, फिर इसकी वैल्यू जब 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 8 हो जाएंगे, और ये 14 है, 2 और 8 10 और 4। हाँ जी स्टूडेंट, जो सेमीकंडक्टर होते हैं ना, ये सारे पार्शियल फील्ड होते हैं, और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। पार्शियल फील्ड मतलब हाफ फील्ड होते हैं। क्या होते हैं? हाफ फील्ड। ठीक है, एम्प्टी तो नहीं होते, कंप्लीटली फील्ड भी नहीं होते, हाफ फील्ड होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए, 4 और चाहिए, 8 होते हैं ना ऑक्टेट में, तो 4 तो है, 4 चाहिए, तो 4 8 चाहिए, 4 है तो हाफ हो गए। तो कितना आंसर आएगा? जर्मेनियम का 32 है, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ठीक है, तो उसका भी देख लेना, उसका भी बना लेना, उसका भी। ये मैंने कन्फिग्रेशन 2 8 4 किसका बनाया? सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट में 8 चाहिए लेकिन 4 है। ये क्या करेगा सिलिकॉन? दूसरे वाले सिलिकॉन एटम की आउटर मोस्ट सेल से, दूसरे वाले सिलिकॉन एटम एटम की आउटर मोस्ट से 4 उठा के ये शेयरिंग कर लेगा, और वो शेयरिंग होगी कोवलेंट बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। कोवलेंट बॉन्डिंग बहुत वीक बॉन्डिंग होती है, ये वही मटेरियल है जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल बनते हैं। ठीक है, अब जर्मेनियम की भी बना सकते हैं। एन को 1 रखो, तो एन को 1 रखोगे, देखो 2n स्क्वायर फॉर्मूला है ना, एन को 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, तो पहली सेल में 2 आएंगे, फिर एन को 2 रखो
2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 आएंगे, फिर 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18 आएंगे। कितने हो गए? 2 8 10 और 18, 2 8 10 और 18 28 और 4 हो रहा है, क्योंकि 32 32 बोला ना आपने 32। तो देखो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में भी 4 आ रहे हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर में ऐसे ही होता है। तो आउटर मोस्ट ये भी हाफ फील्ड है फिर, ठीक है। तो इसका कन्फिग्रेशन ये है जर्मेनियम का, 2 8 18 4, ठीक है। मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, एन की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, फिर एन की वैल्यू 2 रख रहा हूँ, फिर एन की वैल्यू 3 रख रहा हूँ, और ऐसे करते करते एटॉमिक नंबर के हिसाब से टोटल कन्फिग्रेशन कंप्लीट कर रहा हूँ। एक का तो बना 2 8 4 और इसका बनेगा 2 8 18 और 4। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ इंट्रेंसिंग कई बार बताया। टेम्परेचर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, क्या है? सेमीकंडक्टर सारे एनटीसी होते हैं, जो मेटल होते हैं वो पीटीसी होते हैं, ठीक है। जिनर डायोड का क्वेश्चन कोशिश करो याद करके जाना इसको। जिनर डायोड कोई ऐसा पेपर होता है जिसके बिना जिनर डायोड का पेपर क्वेश्चन में पेपर बने, जिसके बिना बनेगा ही बनेगा। तो जिनर डायोड का आपको बताया था, हाँ जी। जिनर डायोड जो स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टू हैव स्टेबल इन कौन सा रीजन, रिवर्स फॉरवर्ड में नहीं करती ना भाई, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे काम करती है रिवर्स रीजन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मशीन, देखो आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल मशीन में इंड्यूस जो ईएमएफ होती है वो एसी होती है, चाहे वो डीसी मशीन भी है। अब उस एसी को डीसी में बदलना है, डिपेंडिंग अपॉन दी एसी को डीसी में बदलना है या डीसी को एसी को डीसी में या डीसी को एसी में। वहां पर हमें एक एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए, कम्यूटेटर। क्या चाहिए? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर दोनों काम करता है, डीसी जनरेटर हो या डीसी मोटर हो, डिपेंड करता है किस केस में उसको यूज कर रहे हैं। तो वो एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी। तो इसका मतलब कम्यूटेटर इन्वर्टर भी होता है और रेक्टिफायर भी होता है। रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है, और अगर एसी को डीसी में बदलेगा तो कम्यूटेटर क्या बन जाएगा? रेक्टिफायर। और अगर एसी डीसी को एसी में बदल रहा है, वापस डीसी को एसी में बदलने का काम किसका होता है? इन्वर्टर का। किसका होता है? इन्वर्टर का। तो कम्यूटेटर दोनों काम करता है, दोनों होता है, लिखा है ना बोथ ए एंड बी। तो 12 का बोथ ए एंड बी बनेगा भाई, क्या बनेगा? ए एंड बी। 12 का बनेगा बोथ ए एंड बी। डीसी मोटर में जो आउटर में लैमिनेटेड जो योक होता है, आउटर पार्ट होता है, वो क्या करती? डीसी मोटर में जो आउटर पार्ट होता है, लैमिनेटेड योक होती है, वो क्या करती है स्टूडेंट? वो आयरन लॉस को कम करती है। हम देखेंगे कि कॉपर लॉस, आयरन लॉस, कोर लॉस, आयरन लॉस वगैरह, ये का क्या कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मर के चैप्टर में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीक वो काम करने वाले हैं, ठीक है। तो भी नोट कर लो, डीसी मोटर में लैमिनेटेड रोड क्या करती है? आयरन लॉस को कम करती है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, डीसी मशीन में ब्रश ऑफ कम्यूटेशन आर मेड अप ऑफ, कोई बता सकता है? इवनिंग में कुछ क्लासेस डाली है मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन की, इवनिंग में अब 4-5 क्लासेस और डाली जाएंगी 3-4 दिन में, ठीक है। तो आप एक बार जरूर देखें, तो सारा कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। ये मैं इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपकी मशीन 4-5 लेक्चर आपके हो चुके हैं इवनिंग वाले स्लॉट में, ठीक है। अब उन्हें आप एप्लीकेशन चेक करना, ठीक है। तो स्टूडेंट इन डीसी मशीन, हाँ जी, ब्रश ऑफ कम्यूटेशन आर मेड अप ऑफ, कोई बता सकता है? ब्रश को किससे बनाया जाता है? बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, आप उस वीडियो में देखना। कार्बन से। किससे? स्पेशल रीजन है, कार्बन से बनाएंगे, वो कार्बन से बनाएंगे तभी स्पेस स्पार्किंग कम होगी। ये बहुत बड़ा रीजन है कि कार्बन से बनाए जाते हैं आपके ब्रशेस। किसके? कम्यूटेशन। कम्यूटेशन वो प्रोसेस होता है जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलने के लिए हम उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करते हैं। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। कई बार मैंने डिजिटल की क्लास जब ली तो उसमें हमेशा बोला कि भाई मल्टी वाइब्रेटर का क्वेश्चन आ सकता है। बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल, ए स्टेबल, कुछ मल्टी वाइब्रेटर आपके पास हैं। तो बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में बाई मतलब बाई मीन्स टू, तो उसमें कितनी स्टेबल स्टेट होती है? टू। एक नोट लिख लो यहाँ पर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर फ्लिप फ्लॉप होते हैं। क्या होते हैं? फ्लिप फ्लॉप होते हैं। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, एडिशन ऑफ ट्राई वैलेंट। ट्राई वैलेंट दो तरह की इंप्योरिटी होती है इंट्रेंसिंग में, पेंटा और ट्राई। पेंटा और ट्राई। तो आप बताइए कि ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी एक प्योर सेमीकंडक्टर में डाली जाएगी तो क्या बनेगा? हाँ जी, कौन बताएगा? देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, लिखा क्या है इसने, फिर से पढ़ें। कि जब एक ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी डाली जाती है, किसमें? इंट्रेंसिंग सेमीकंडक्टर में। किसमें?
तो क्या बनता है, क्या हो जाता है? देखिए सिंपल सी बात है, पी टाइप बनेगा। क्या बनेगा? अगर यहाँ ट्राईवेलेंट की जगह पेंटावेलेंट होता तो यह एन टाइप बनता, सेमीकंडक्टर एक्सटिंक्सिंग होता वो भी। अभी पी टाइप भी एक्सटिंक्सिंग है, एन टाइप भी एक्सटिंक्सिंग है, लेकिन ट्राईवेलेंट से आपका हमेशा पी टाइप बनेगा, पेंटावेलेंट से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और पी टाइप में हमेशा पी होता है होल और एन होता है इलेक्ट्रॉन, तो होल बहुत ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें एक चीज बनेगी बी, एक्सेस होल है। क्या है? होल। होल ऐसे मटेरियल होते हैं जो वैकेंसी क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसको बात को याद रखना, ठीक है। एक्सेस होल का मतलब ज्यादा होल होते हैं, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन ये तो नहीं। इलेक्ट्रॉन तब होते, तब यहां ट्राईवेलेंट की जगह क्या लिखा होता? पेंटावेलेंट। तो देखो थ्योरी जो हमने पढ़ी थी ना, उस थ्योरी को थोड़ा सा अगर आपके दिमाग में है, ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आपके हो जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, वेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर एन नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होता है इनमें से कौन सा होता है? इसका आंसर है लेजर प्रिंटर। क्या है? एक बार क्या करेंगे, कंप्यूटर की जो आपको नोट्स दिए गए ना, उनको गो थ्रू करके, अगर आपके पास नहीं है तो आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, ठीक है। उनमें टाइप ऑफ प्रिंटर वगैरह पढ़ लेना, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो लेजर प्रिंटर इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि अब कंप्यूटर शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो आ गया वो क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग मटेरियल क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 16 में डिस्कस कर रहे थे कि ट्राईवेलेंट होगा तो पी बनेगा और पेंटा है तो एन बनेगा। तो उसने कहा डोपिंग मटेरियल अगर एन टाइप बनाना है तो क्या होना चाहिए? ट्राई नहीं, टेट्रा नहीं, जर्मेनियम नहीं, क्या बनना चाहिए? पेंटावेलेंट मटेरियल। आई होप जब पेपर आप देखेंगे तो इसी में से आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपने ये जो मेरा टारगेट है, जो एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, अगर ये सारे मैं कम से कम 1000-1500 आपको करवा दूं, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, टेक्निकल पोर्शन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 19 का देख लेंगे भाई। 19 में हमेशा कहता हूँ कि थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, और पिछले साल पीएसपीसीएल में देखा भी गया था इस तरह क्वेश्चन। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड अप टू, स्टूडेंट इसका आंसर ना 15500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जैसा मेरे अकॉर्डिंग डाटा अपडेट है। एक बार चेक कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स, और बाद में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये जो मैंने डाटा जब चेक किया, क्या ये डाटा ठीक है? तो एक बार जरूर बताना क्वेश्चन नंबर 19 को कमेंट में, ठीक है जी। प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर कहां तक यूज होता है? अप टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। मेटल डिटेक्टर करवाए होंगे मैंने आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, the time based signal waveform in CRO, the time based signal, the time based signal waveform in CRO, the time based signal waveform in CRO, हाँ जी क्या आएगा? 18, 18 तो हो 20, टाइम बेस्ड सिग्नल। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, ठीक है, देखना पड़ेगा इसकी कौन सी आंसर आएगी। आंसर की में चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि सीआरओ में मैंने लिस्ट पैटर्न पढ़ाया है आपको, ये पोर्शन अभी बताया नहीं है, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन आ गया, आई थिंक इसका आंसर साटूथ आएगा। क्या आएगा? साटूथ। तो एक बार चेक कर ले, इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए 21, यही होगा पेपर में। आपको 15 या 20 क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन जब डाउट लगे तो उसको उस टाइम नहीं छेड़ना है, स्किप कर दो। लर्निंग लेवल पे हो, पेपर में भी, पेपर में तो कर रहे हो उसको स्किप कर दो, क्योंकि आपको पेपर इतना आता है कि आप सारा पेपर करने के पीछे भागना भी नहीं है, ठीक है। जितना आता है वो राइट करो बस, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन जो मुझे क्रॉस चेक कर रहा हूँ, कोई गलती नजर आ रही है तो ये रेक्टिफाई कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए विच ऑफ द विच आर द व्हाट आर द चार्ज कैरियर इन द सेमी कंडक्टर 21, 21, हाँ जी। अरे सेमी कंडक्टर में कौन से चार्ज कैरियर होते हैं? इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होते, आयन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ होल होते हैं। तो यहाँ खाली इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन के साथ आयन लिखा है। इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल। 21 क्वेश्चन का आंसर होगा, 21 सेकंड, 1 सेकंड। चार्ज कैरियर पूछा है भाई, ये क्वेश्चन फंसेगा भाई। 1 सेकंड, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है कि चार्ज कैरियर क्या होते हैं आपके सेमी कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन, तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज कैरियर, होल इज ए चार्ज कैरियर, इसका आंसर फिर सी आना चाहिए, क्योंकि आयन तो ई मोबाइल होते हैं, क्या होते हैं?
ठीक है, तो इसका बी आंसर, सी आंसर आना चाहिए, लेकिन इसने ना ऑप्शन में मुझे लगता है ए बी दे रखा है। एक बार आंसर चेक करना। व्हाट आर द चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, एन और पी, दो ही तो होते हैं, एन और पी। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि इसकी आंसर की में गड़बड़ है। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेंगे, ठीक आंसर की को। ठीक है जी, तो अभी क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को रिव्यू में डालो और इसको भी रिव्यू में डालो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अकेला इलेक्ट्रॉन इसका नहीं होगा, नन ऑफ दीज तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर बनेगा इलेक्ट्रॉन्स, बट आयंस आर इमोबाइल्स इन नेचर। लेट अस वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। चलिए स्टूडेंट, 22 क्वेश्चन, 22। देखिए आंसर की के हिसाब से नहीं चलूंगा मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से, जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई आंसर की आपको चेंज करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम बुक हमारे अकॉर्डिंग चलेगी, ना कि बुक हम बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन मटेरियल जेनिन गैलियम और फॉस्फाइड है फोटोडायोड। वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप? वेवलेंथ 22, ईडीसी का क्वेश्चन है, इसको स्किप करेंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है एक्चुअली ना, इसके लिए फॉर्मूला चाहिए हमें, वो नहीं करेंगे अभी। 23 पे आ जाता है, 23 पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 23 आज की क्लास में। ठीक है, जो क्वेश्चन रिव्यू में डाला है आपकी इसी सीरीज में, कभी ना कभी डाउट सेशन जब होगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, तो आपने अपने से अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो फोकस करिए। बेटा बताना है, बीटा दे रखा है, बीटा निकालना है, अल्फा निकालना है। तो क्या कर दो, अल्फा और 1 माइनस अल्फा कर दो, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बताओ क्या आंसर आ रहा है? 0.95 डिवाइड बाई 1.95, कोई आंसर है आपके पास? ये आंसर आएगा। अरे यार ये कर दो ना भाई, 0.951 माइनस 0.95, ये कर दो, 19 आंसर आ जाएगा। क्या एक बार चेक करें, 19 ही आ रहा है? 95 से ये कट जाएगा, 9, हाँ 0.5, हाँ 19 आएगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन स्टूडेंट, 25। आपको ना रेगुलेशन निकालनी आनी चाहिए, तो आज मैं आपको रेगुलेशन का भी फॉर्मूला देके जा रहा हूं। 25 क्वेश्चन हो गए हैं। रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है नो लोड माइनस फुल लोड डिवाइड बाई फुल लोड। ये परसेंटेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। क्योंकि परसेंटेज रेगुलेशन लिखी है इसलिए यहां पर 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको एक वोल्टेज दी है नो लोड पे, एक दी है फुल लोड पे, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। नो लोड पे कितनी वोल्टेज दी है? 100। और फुल लोड पे कितनी वोल्टेज है? 80। और फुल लोड पे फिर से कितनी वोल्टेज आई है? 80। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे ना, जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आंसर निकल आएगा 20/100, 20/80, 1/4, 25% आएगा भाई। तो स्टूडेंट यहां तक तो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब कल के लिए काम सुन लो। 26, 27, 30, 32, ये लोड फैक्टर वगैरह हमारे पावर सिस्टम में भी करूंगा मैं इसको। 32, ठीक है, 45, 43, 42, 41, 46 शेयरिंग ब्रिज के बारे में पूछा, ऑलरेडी बता दिया था आपको। यूवी लैंप ये सब यूटिलाइजेशन में हुआ है। 48, 49, 50, 51, 52 अभी आरएल के सर्किट के बारे में हुआ है कॉन्सेप्ट।
ठीक है। 54 हार्ट जो हार्ट की रेंज सिग्नल होती है ना, उसके बारे में पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आंसर की में चेक कर लेना। ठीक है। 56, 57 ये वो क्वेश्चन है जो मिसलेनियस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सी, पढ़ना होगा आपको ये। ठीक है। 62 ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 69 सेल्फ इंडक्टेंस वगैरह के बारे में बताया, पैरेलल रेजोनेंस वे सब बताए थे आपको मैंने। ठीक है। 70 नहीं 70 नहीं 71 नहीं, 86, 87, 88। ठीक है। 90। चलो ऐसा करते हैं, और 96। ठीक है। आ जाते हैं 90 क्वेश्चन पे एक बार। अभी क्लास लीव करने से पहले मुझे ये बताओ कि जो एडमिटेंस होती है ना, एडमिटेंस ये किसका रेसिप्रोकल होती है, बताओ चलो। एडमिटेंस जो होती है ये किसका रेसिप्रोकल होती है, एडमिटेंस को रिप्रेजेंट किससे करते हैं और ये किसका रेसिप्रोकल होती है। मैं कमेंट चेक कर रहा हूँ आपके। हाँ जी, एडमिटेंस इजी है भाई क्वेश्चन। स्टूडेंट एडमिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से, इसका मैसेज है, वाई से करते हैं ना। ठीक है। और वाई होता है 1/y होता है जेड के बराबर। तो ये रेसिप्रोकल किसके बराबर है, जेड के। और जेड क्या होती है, इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस किस ऑप्शन में लिखा है, सी में लिखा, किस में लिखा है, सी। ये 91 क्वेश्चन है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। सी ना। एक स्टूडेंट ये जरूर करेंगे आप, यहाँ पर जो पावर निकालेंगे ना इस वाले क्वेश्चन में, पावर पावर वी आई कॉन्जुगेट होता है, तो इसका आंसर भी आपको गिवन है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को, और आई कॉन्जुगेट के हिसाब से साइन चेंज कर देना है। तो ये आंसर भी आपका आ जाएगा 96 क्वेश्चन का। ठीक है। हाँ जी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार बताया है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसमें मेजर होती है, वेबर में। और अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती बी होती, तो यहाँ पर ये वेबर पर मीटर स्क्वायर होता, और उस केस में आंसर क्या होता, टेस्ला। ठीक है जी। एम्पियर टर्न किसकी होती है, एमएमएफ की। कूलम किसकी होती है, चार्ज की। कल मैंने कूलम्स लॉ बताया था आपको। और वेबर है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी की। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ये आरएलसी सर्किट में आपको बिलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आरएलसी रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस के बारे में एक बार देखो जाकर। ठीक है, ये आपको बता दिया गया है। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, हाँ जी, रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, कौन बताएगा इसका आंसर, किसी का आंसर आया। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एसी। ठीक है। ठीक है जी। तो ये पेपर के जितने भी क्वेश्चन आपका सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ये अराउंड 25-30 क्वेश्चन मैंने करा दिए। ठीक है। तो अभी एक पेपर और सैटरडे को या संडे को एक पेपर और शूट करेंगे हम आपके ग्रुप में। फिर नेक्स्ट वीक ये पेपर और वो पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है। और इवनिंग में जो मशीन की क्लास आपको आ रही है वो भी आप देखते रहिए। आज और कल में 2-3 लेक्चर और आपको अपलोड हो जाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के, राइट। उसमें कुछ लेक्चर में लाइव है और कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है जी। तो बस काम करना है, मेहनत करनी है, डायरेक्शन के साथ चलना है। ठीक है। और अगर डायरेक्शन के साथ चलोगे तो डेफिनेटली अपने टारगेट को आप हिट कर पाओगे। जो आपका इस साल टारगेट है जेई निकालने का, जितना एफर्ट टेक्निकल को दे रहे हो उतना नॉन टेक को भी दो। जीएस पार्ट पढ़ो, इंग्लिश पार्ट पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, सब पढ़ो। जो भी उसके सिलेबस में गिवन है वो सब पढ़ना है आपको। आई होप